ब्राह्मण परिवार में एक परिवार दिखाओ जो मॉर्निंग से लेकर शाम तक सोने तक सारे के सारे डायलॉग संस्कृत में बोलते हो, जब तुम्हारे घर में संस्कृत भाषा का बोलचाल में प्रयोग नहीं है, हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो? तो नासा के एक साइंटिस्ट लोगों ने भारत सरकार को ओपन चैलेंज किया, अगर आपके धर्म ग्रंथ में विमान की खोज का कोई प्रमाण है, नासा को पेश करे और ये पेटेंट हम भारत को देने के लिए तैयार है। कोई माइका लाल वहां गया। ये जो नीति आयोग है, ये मनुस्मृति आयोग है, उसका हेड ही स्वयं डिक्लेयर कर रहा है। ये भारत की एजुकेशन पॉलिसी का है, ये तो आरएसएस की एजुकेशन पॉलिसी है। जनमानस को तैयार करने का मतलब है बच्चों को ही बचपन से गुलामी के अनुकूल करने वाला एजुकेशन देना। रामायण, महाभारत, गीता अब सरकारी सिलेबस का पार्ट बन गया है। हमारे भारत मुक्ति मोर्चा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आप लोगों के द्वारा, एलिट क्लास के द्वारा जिन इश्यूज को लेकर आप जो जानकारी, जो संशोधन कर रहे हैं, हम लोग मैदान में इन इश्यूज को लेकर लड़ेंगे, क्योंकि ये केवल चर्चा करने का मामला नहीं है, ये भारत का सत्यानाश करने का मामला है। ये चर्चा होनी चाहिए, कहां पर होनी चाहिए? नेशनल मीडिया में होना चाहिए। मगर नेशनल मीडिया में कौन सी चर्चा हो रही है? क्या नेशनल मीडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार प्रोपेगेट कर रही है, क्या वो देश हित के लिए है क्या? तो जो राष्ट्रीय मीडिया है, ये राष्ट्रीय मीडिया देश हित के लिए चर्चा नहीं कर रहा है, बल्कि जो लोकतांत्रिक ढांचा को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली के खिलाफ अभियान को समर्थन दे रहे हैं। यानी ये जो चर्चा सुनने से हमारा जो ओपिनियन बना, पहले तो ये ओपिनियन है कि बुद्धिजीवी वर्ग डर रहा है, मगर बुद्धिजीवी वर्ग नागपुर में भी डरेगा, ये तो सही बात नहीं है। बुद्धिजीवी वर्ग ऑल इंडिया में डर रहा है, मगर नागपुर में भी बुद्धिजीवी वर्ग डरेगा, ये बात सही नहीं है। तो आने वाले समय में इस पर हम प्लानिंग करेंगे, इस पर हम एजुटेशन करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये राष्ट्रद्रोही एजुकेशन पॉलिसी है। इसमें राष्ट्र हित का क्या तत्व है? खास बात 2020 में इसका जो ड्राफ्ट किया गया, इसका जो थिंक टैंक वर्ग है, ये एकेडमिशियन वर्ग नहीं है। इसको आरएसएस की जो ऑफशूट विंग है, विद्या भारती, ये उनकी एक संस्था है, उन लोगों ने इसका ड्राफ्ट किया, इसको आगे किया। और भारत की डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर दोनों सदनों में ओपनली डिबेट डिस्कशन करके इसको मान्यता देना चाहिए था। दोनों सदनों में इसको डिबेट डिस्कशन करके मान्यता नहीं दिया गया है, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी वर्ण व्यवस्था को मान्यता दे रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो वंश परंपरागत धंधे है, 6ठी क्लास से वो पढ़ाना मास्टर को अनिवार्य होगा। इसका मतलब है ये वर्ण व्यवस्था के अनुरूप बच्चों का माइंड सेटअप करने का कार्यक्रम है। अभी एक ऑर्डर आया 29, अभी ये विधानसभा का यह सेशन होने वाला है,
अरे डर लगना चाहिए किसी सरकार को कि ऐसे समय में कोई जीआर निकाला जाए कि जिससे लोग भड़क न उठे। असेंबली का यहां नागपुर में अभी अधिवेशन होने वाला, इसके लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। अभी ये जीआर आया 29 नवंबर 2023, महाराष्ट्र सरकार का ये जीआर है। और ये जीआर जो हमारे उद्घाटक साहब जो बोल रहे थे, शरद निम्बालकर साहब, कि सरकार जो है आपको कुछ समय के लिए पैसा देगी और 5 साल के बाद कहेंगी कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो और आपको अभी आपका ही यूनिवर्सिटीज बनाना पड़ेगा। इस जीआर में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि और उन शब्दों को बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है ताकि हमारे कर्मचारी लोगों को इस बात का एहसास हो जाए कि आपको 5 साल के बाद कुछ नहीं मिलेगा। बोल्ड अक्षरों में वो जो जीआर है, पेज नंबर 8, या व्यतिरिक्त होणारा अतिरिक्त व इतर सर्व प्रकारचा खर्च विद्यापीठाने त्यांच्या विद्यापीठ निधीतून भागविणे अपेक्षित आहे। तसेच 5 वर्षांमध्ये विद्यापीठाने आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होऊन त्यानंतर यावरील संपूर्ण खर्च विद्यापीठ निधीतून भागविणे अपेक्षित है। सरकार ने कहा अब हम पैसा देने वाले नहीं है। यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी केजी टू पीजी ये वर्ण व्यवस्था को लागू करने वाली पॉलिसी है। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई। सत्ता में आते ही उन्होंने एक बड़ा सत्यानाश करने का काम किया। वो है भारत सरकार का एक कमीशन था, पॉलिसी कमीशन। पॉलिसी कमीशन भारत सरकार को पॉलिसी मेकिंग, उनको गाइडेंस देता था, उनको पॉलिसी बनाकर देता था। बीजेपी सत्ता में आते ही पॉलिसी कमीशन रद्द कर दिया। उसकी जगह पर एक नया कमीशन बनाया, नीति आयोग। नीति आयोग का जो हेड है 2014 में आए। नीति आयोग स्थापित हो गया, साल भर गुजर गया और 2016 में उसका जो हेड था उसने प्रेस मीट किया, ओपनली, जाहिर। मगर इसकी खबरदारी ली गई कि यह जानकारी किसी भी रीजनल अखबार में या रीजनल भाषा में नहीं जाना चाहिए, इससे उद्रेक होगा। ओपनली बताया। 2016 में मिस्टर कांत ने यह ऐलान किया कि अब भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है रोजगार देना, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है उद्योग चलाना, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है सरकारी स्कूल चलाना, सरकारी अस्पताल चलाना, रेल चलाना। भारत सरकार के नीति आयोग ने यह बयान दिया, इट्स मीन बीजेपी गवर्नमेंट ने, अर्थात भारत सरकार ने यह ऐलान किया कि भारत सरकार अब जनता के हित में जो संविधान ने उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो काम करने के लिए कहा, जो उनके लिए बंधन कारक है, वो संविधान के निहित जो कार्य करना है वो कार्य नहीं करेंगे। फिर सवाल है, सरकार बनाने के लिए लोगों को वोट का अधिकार दिया, फिर इनको किस लिए चुनेंगे? सवाल है, इनको वोट देकर किस लिए चुना जा रहा है? अगर ये रोजगार नहीं देंगे, ये स्कूल को प्राइवेटाइज करेंगे, ये यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमस कर दिया, अब कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, अभी आप वही ठप्पे मारकर उनको डिग्रियां दे दो और डिग्रियां मिलने के बाद क्या उसका अचार डालने का? बुद्धिमान डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, इंजीनियर हो गया, मेरिट में आ गया, जॉब कहां है? तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में बनाई, मगर उसका बैकग्राउंड 2014 से ही बनाना शुरू हुआ और 2016 में अधिकृत तौर पर कहा गया उसका रिफ्लेक्शन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है।
तो नीति आयोग मनुस्मृति आयोग है। ये जो नीति आयोग है ये मनुस्मृति आयोग है, उसका हेड ही स्वयं डिक्लेयर कर रहा है। अब वो जो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें देखो शब्द कौन कौन से आए। विपक्ष बात नहीं कर रहा है, ये काम इंटेलेक्चुअल लोग इसकी डिस्कशन कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल लोग इसके साइड इफेक्ट्स बता रहे हैं, इसके फायदे नुकसान बता रहे हैं। ये काम तो विपक्ष का है। ये जो हमारी चर्चा हो रही है ये काम तो विपक्ष का है। इसके अंदर कौन कौन से शब्द आए उसका ड्राफ्ट ऑनलाइन भी उपलब्ध है। उसमें शब्द आया है श्रेष्ठ भारत, उसमें और एक शब्द आया श्रेष्ठ भारत, वसुधैव कुटुंबकम, अतुल्य भारत। अब बताओ ये शब्द किसके हैं? ये जो शब्द है ये एजुकेशन पॉलिसी में आया है। ये भारत की एजुकेशन पॉलिसी का है। ये तो आरएसएस की एजुकेशन पॉलिसी है। ये भारत सरकार की या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की द्वारा बनाई गई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। ये शब्दावली प्रूव करती है कि इसके बनाने के पीछे वाले लोगों का मकसद क्या है। अतुल्य भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आ गए ना, अतुल्य भारत। श्रेष्ठ भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आ गए, कितना श्रेष्ठ भारत है। तो ये जो हो रहा है ये सबसे, इसके दो मकसद है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट है कि निजीकरण के समर्थन में जनमानस को तैयार करना। जनमानस को तैयार करने का मतलब है बच्चों को ही बचपन से गुलामी के अनुकूल करने वाला एजुकेशन देना। और दूसरा ऑब्जेक्ट है कि शिक्षा का ब्राह्मणीकरण करना। इतना डेंजर लेवल का ब्राह्मणीकरण हो गया। मैं कुछ महीने पहले ग्वालियर गया था, वह हमारे बड़े प्रोफेसर डॉक्टर थे और वो कार्यक्रम में नहीं आए। मैंने उनको पूछा कि आप मिले भी नहीं, कार्यक्रम में भी उपस्थित नहीं हुए, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि आप ही की तरह मैं भी अभी नौकरी छोड़कर आपकी तरह ही देश भर में घूमूं। ये नौकरी ऐसी लग रही है कि कोई गुलामी है। तो हमने कहा अरे आप साइंटिस्ट हो, आप डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, क्या वजह है? उन्होंने कहा सरकार का आदेश है कि मेडिकल फैकल्टी के बच्चों को पढ़ाते वक्त अब देशी भाषा में पढ़ाना होगा। मैं जिसका डॉक्टर हूं उसके देशी भाषा में एक भी शब्द पर्याय में अनुवादित रूप में उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं जो पढ़ा रहा हूं मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों को कहां से समझ में आएगा? मेडिकल फैकल्टी के लोग। रामायण महाभारत गीता अब सरकारी सिलेबस का पार्ट बन गया है। गुजरात गवर्नमेंट में अप्रैल माह में भगवत गीता को सरकारी सिलेबस का पार्ट बनाया। मध्य प्रदेश सरकार ने सरसंघ चालक को सिलेबस का पार्ट बनाया। अब हद यहां तक हो गई है कि सरकार ने एक कमेटी गठित की है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 14 लोगों की, और सारे के सारे ब्राह्मण है। तो इसको कमेटी कैसी कहा जा सकती है? इनको संशोधक भी कहा जा सकता है। उसमें एससी के होते, एसटी के होते, ओबीसी के होते और फिर ब्राह्मण भी होते, तो माना जाता कि ये कमेटी निष्पक्ष कोई फैसला देगी, तो वन साइड फैसला होगा। अब वो कमेटी का काम क्या है? रामायण और महाभारत कितना प्राचीन हुआ है ये सिद्ध करना है। रामायण और महाभारत एक गुप्त काल तक लिखे गए, और रामायण और महाभारत में बुद्धा का जिक्र बार बार आता है, और ये मान्यता प्राप्त सिद्धांत है कि ये जो एपिक है, ये एपिक बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया में बुद्धोत्तर काल में लिखे गए हैं, जिनका कोई हिस्टोरिकल आधार नहीं है। उनको हिस्ट्री के बुनियाद पर भारतीय लोगों पर, भारतीय जनमानस पर थोपा जा रहा है। ये ब्राह्मणीकरण है। एक दिन खबर आई कि डॉक्टर, वकील, इंजीनियर को वेद पढ़ना होगा।
अब उनके एजुकेशन से क्या संबंध है? उनके वेद में वर्ण व्यवस्था है, उनके वेद में ऐसी अनर्गल बातें हैं जो साइंस से कॉन्ट्रडिक्शन करती है। ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें भागवत जी को बुलाया और भागवत जी ने कहा कि वेद जो है विज्ञान से महान है। नागपुर के सरसंघ चालक इन्होंने साइंटिस्ट लोगों के बीच में जाकर कहा, एक साइंटिस्ट ने सवाल नहीं खड़ा किया कि कैसे महान है भागवत जी, एक उदाहरण देकर बताइए। वेद विज्ञान से महान है। यहां तक दावा किया गया कि विमान हम लोगों ने ढूंढा है। आधार क्या है? ये धर्म ग्रंथ। तो नासा के एक साइंटिस्ट लोगों ने भारत सरकार को ओपन चैलेंज किया, अगर आपके धर्म ग्रंथ में विमान की खोज का कोई प्रमाण है, नासा को पेश करे और ये पेटेंट हम भारत को देने के लिए तैयार है। कोई माइका लाल वहां गया नहीं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब भाषा के नाम पर संस्कृत को थोप रहे हो। हर 10 साल सेंसस होता है और सेंसस में भाषा का भी गिनती होता है। ब्राह्मण परिवार में एक परिवार दिखाओ जो मॉर्निंग से लेकर शाम तक सोने तक सारे के सारे डायलॉग संस्कृत में बोलते हो। जब तुम्हारे घर में संस्कृत भाषा का बोलचाल में प्रयोग नहीं है, हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो? ये कौन सी राष्ट्रीयता है? ये तो गुंडागर्दी है। जब हम पढ़ने लायक, जब हमारे पुरखे पढ़ रहे होंगे, आपने लिखा वेद पढ़ोगे जीवा काटी जाएगी, सुनोगे तो कान में शीशा डाला जाएगा, देखोगे तो आंख फोड़ी जाएगी। यही हाल तो संभाजी महाराज के साथ किया तुम लोगों ने। इसी दुर्भावना से किया, कोई दूसरी दुर्भावना नहीं है। मगर आज संस्कृत क्यों थोपा जा रहा है? तो यह आधार स्पष्ट करता है कि भारत की संविधान की जो दिशा थी, उस दिशा को बदला जा रहा है और ब्राह्मण का और भारत का अधपतन करने का काम इस देश में सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। यह बड़ी समस्या है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर हम लोग अब चर्चा तो करेंगे। 52,000 प्रोग्राम हम भारत मुक्ति मोर्चा के जरिए से इसका डाटा, इसका एनालिसिस करके ऑल इंडिया में शुरू करेंगे और 2024 के पहले पहले हम लोग इस एक्ट को जलाने का अभियान भी कर सकते हैं। ये हम यहाँ एकेडमिक चर्चा कर रहे हैं, मगर जब हम मैदान में उतरेंगे, ये एक्ट मनुस्मृति को थोपने वाला है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाया था, लोग उसको याद करते हैं। बाबा साहब ने मनुस्मृति कैसे जलाया था उसको याद करते हैं, मगर ये मनुस्मृति का ये नया वर्जन जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। अगर मनुस्मृति बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया था तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये नया वर्जन है, ये मनुस्मृति का नया एडिशन है। इस नए एडिशन का सत्यानाश करना होगा, इसको खत्म करना होगा। और आने वाले समय में हम लोग ऑर्गेनाइज वे में ऑल इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ हम भारत बंद जैसा बड़ी कार्रवाई करने के बारे में सोच रहे हैं। केवल हम चर्चा नहीं करना चाहते, हम इसके बारे में सोच रहे हैं। दूसरा मुद्दा है साथियों कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1991 31 मई को यह न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया और इस पॉलिसी को इसीलिए लाया गया कि रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब को देना पड़ रहा था, अब ओबीसी को ही रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो फिर जो खा रहे थे ओबीसी के नाम पर, अब उनका भी लेना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने उनके ऊपर क्रीमी लेयर लगा दिया और क्रीमी लेयर के खिलाफ प्रतिक्रिया न हो, ओबीसी बड़ा आंदोलन न करे, इसलिए बाबरी मस्जिद गिराया। ओबीसी के ऊपर क्रीमी लेयर लगाने के प्रतिक्रिया में ओबीसी उग्र आंदोलन न करे, इसलिए बाबरी मस्जिद गिराया। और ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो लाया गया
देखो, इसके बारे में कांग्रेस ने लाया, बीजेपी ने समर्थन दिया, माकप भाकप ने समर्थन दिया, तृणमूल कांग्रेस ने समर्थन दिया। यानी बहुजन विरोधी नीतियों के खिलाफ ये जो सोकाल्ड राष्ट्रीय दल है ब्राह्मण्स लोगों के, वो एक मत पर है, उनका एक ही मत है। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत अब 33 इयर्स हो गए न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी को, उसके तहत अब लगभग सारे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर बेच दिए गए। नाल्को बेच दिया, टेल्को बेच दिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेच दिया, MTNL बेच दिया, BSNL बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, भारत सरकार का रेल विभाग जो जिसके लिए अलग से राष्ट्रीय बजट होता है उसको बेच दिया। अब वो लोग सरकारी स्कूल को बेचने के लिए तैयार है। अभी ऑर्डर आया कि अब यूनिवर्सिटी को हम, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को हम ऑटोनॉमस कर रहे हैं और उनके अंडर जो कर्मचारी होंगे उनको पेमेंट भारत सरकार नहीं देगा। आप ही देख लो, इसका अर्थ आप नहीं समझ रहे। ये जो ऑर्डर अभी 29 को जो आया है, इस माह में 29 नवंबर को जो आया, इसका दूसरा अर्थ है SC ST OBC माइनॉरिटी के जो प्रोफेसर और लेक्चरर्स लोग हैं उनको वार्निंग दिया है कि ये एक्ट महाराष्ट्र में अगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लेवल पर लागू होगा तो आपको किसी भी समय में नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उसका जो पेमेंट है वो 6 पे 7 पे के अनुसार नहीं होगा, वो कॉलेज तय करेगा। तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये भारत का रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर उखाड़ने वाली पॉलिसी है। यानी वो मान्य ही नहीं कर रहे हैं, वो रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ जाकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और रिजर्वेशन पॉलिसी गरीबी मिटाने के लिए नहीं है, रिजर्वेशन पॉलिसी भूखमरी के लिए नहीं है, रिजर्वेशन पॉलिसी ये भारत का प्रतिनिधित्व सिद्ध करने के लिए है। अगर आप प्रतिनिधित्व की पॉलिसी को नकार रहे हो और पूंजीपति और मुट्ठी भर ब्राह्मण बनिया लोगों के हाथ को देश बेच रहे हो, ये देश का विकास नहीं है, देश का सत्यानाश है। और आने वाले समय में इसके लिए हम लोग ये इंटेलेक्चुअल टॉकिंग इसीलिए कर रहे हैं ताकि इंटेलेक्चुअल और इलीट क्लास को इस बात की जानकारी हो कि देश में जो हो रहा है इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग भी जिम्मेदार है। उनको इस बात के बारे में गंभीर होना चाहिए और समाज के अंदर जागृति करने का जो काम है, जो हाईली इलीट क्लास है, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है समाज को जगाने का, समाज को जानकारी देने का और समाज का संगठन बनाने का। नहीं तो देश में जानवरों के डॉक्टर भी संगठन चला रहे, कितनी आश्चर्यजनक बात है। और वो इस देश के संविधान को नहीं मानते, इस देश के पार्लियामेंट्री सिस्टम को नहीं मानते। मैं घोड़ेसर सर, आदरणीय घोड़ेसर सर का मैं आभारी हूं कि उन्होंने जिस ढंग से एनालिसिस करके जो बात बताया, वो दिन भर वर्कशॉप ले सकते, इतनी खतरनाक जानकारी है। उनको मैंने आग्रह किया कि आप इसके ऊपर बुकलेट बनाइए, हम उसको प्रकाशित करते हैं ताकि आम लोगों को, जो प्रचारक लोग हैं, जो इसका डाटा, इसकी जानकारी का उपयोग करें। यहाँ हमारे प्रोटॉन के एक प्रोफेसर हैं, इन लोगों ने ये 62,000 जो स्कूल रद्द कर भेजने का जो ऑर्डर निकाला था 2 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद किया, तब फडणवीस को ऑर्डर पीछे लेना पड़ा। अभी ये जो IISSS और प्रोटॉन को आगे आकर ये जो ऑर्डर निकाला 29 का, इसके लिए कोई आंदोलन के बारे में सोचना होगा। और जो लेक्चरर और प्रोफेसर लोग हैं, ये ऑर्डर आने के बावजूद भी उनको अगर नींद आती है, चैन की नींद आती है, तो फिर अगली आने वाली पीढ़ी उनको माफ नहीं करेगी। हमें अब सड़क पर उतरने का रास्ता ढूंढना होगा। उन्होंने ईवीएम के जरिए से विपक्ष को भी खत्म कर दिया। ईवीएम में गड़बड़ी करके सत्ता में आए हुए लोगों को डर नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके पास ईवीएम नामक एक नया अवतार आ गया है। और इसके लिए नॉन एम्प्लॉय लोग सड़क पर काम कर रहे हैं। तो जो हाईली इलीट क्लास है, रिटायर्ड होने के बाद भी आप अपना ब्रेन समाज को दे सकते हो। आप कहाँ रिटायर्ड हुए हो? आपको समाज के लिए कंट्रीब्यूशन देना होगा, समय देना होगा, हुनर देना होगा, बुद्धि देना होगा, श्रम देना होगा। और ये जो हमारे पुरखों का कार्य है,
फुले शाह अंबेडकर का जो कार्य है, ये फुले शाह अंबेडकर का नाम केवल उनके जन्म जयंती पर ही लेने का अधिकार है हमें। अगर उनकी जन्म जयंती बनाना है और उनके आंदोलन को छोड़कर केवल जन्म जयंती बनाना है तो यह अधिकार हमारे लोगों को नहीं मिलता। उनकी विचारधारा को आधार बनाकर आंदोलन का रास्ता अपनाना होगा। और भारत में जन आंदोलन होने का समय पक गया है। भारत में मास मूवमेंट होना तय है, क्योंकि इतनी गुलामी 125 देशों में से 111 देशों में भारत का अव्वल नंबर आ रहा है। कितनी आश्चर्यजनक बात है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कह रहा है कि भारत भूखमरी और गरीबी में अव्वल आ गया 125। पिछले साल कितना था? 107। अब कितना आ गया? 111। और ये क्या करे? भारत विश्व का गुरु बन गया है। क्या ये शराब पीकर बात करते हैं क्या? ये नशेड़ी गंजड़ी है क्या ये लोग? भारत कहाँ गया? विश्व में 125 में 111 और ये बन गए भारत विश्व गुरु बन गया है। उधर गए बैंकॉक में बताने के लिए। अरे भारत के लोगों को तो बता रहे, विश्व को आर्य बनाएंगे बोले। हमारे लोगों को अछूत बनाया, हमारे लोगों को शूद्र बनाया, हमारे महिलाओं का मानसिक शोषण करते गुलाम बनाया, जाति व्यवस्था का निर्माण किया, बनाया। तो 111 हो गया तो खबर आ गई 111। सोशल मीडिया में लोगों ने कैंपेनिंग लगाना शुरू कर दिया है। नालायक है, सरकार की नालायकी दिखाई देती है। तो भारत सरकार का मिनिस्टर ने प्रेस मीट लेकर कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को हम मान्यता नहीं देते। ये उन्होंने अपने मन से बनाया है, ये भारत की छवि खराब करने के लिए बनाया है। भारत अब कल ही विश्व गुरु बनने वाला था, अब ये खबर आने के कारण अब कुछ महीनों के बाद बनने वाला है। यानी क्या मानसिकता है? यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप जवाब क्या दे रहे हो? भारत सरकार को जवाब क्या देना चाहिए? उन्होंने समीक्षा करनी चाहिए। हर साल ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है, अफ्रीकन देशों को पीछे छोड़ा। भारत के वो उसका अर्थ है, उसका जो पॉइंट मिला है, उसको जो रैंक मिला है अति गंभीर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या कह रहा है? भारत की गरीबी और भूखमरी का केवल यह आंकड़ा नहीं है 125 से 111 पर आना। वो कह रहा है इनका रैंकिंग क्या है भारत का? अति गंभीर और चिंतनीय है, वो कह रहे। और भारत सरकार क्या कह रहा है? नहीं, भारत की छवि खराब करने के लिए ये ऐसा बनाया जा रहा है, ये दुष्ट लोग हैं। जब आप उनको दुष्ट कह रहे हो, इस बात को खारिज कर रहे हो, चलो मान लेते हैं आप विश्व गुरु हो, आप विश्व गुरु बन गए हो, आपकी बातों को तो मानना पड़ेगा। आपके पास हिटलर के भी बड़े बड़े गुरु हैं, हम मान लेते हैं आपकी बात को, चलो। फिर अभी पिछले माह ये 5 राज्यों के चुनाव शुरू हुए। नरेंद्र मोदी भोपाल गए, भोपाल में स्पीच किया, सारे मीडिया ने एक ही हेडिंग छाप। भारत का मीडिया राष्ट्र प्रेमी मीडिया नहीं है, राष्ट्र के हित के खिलाफ वाली बातों को हाईलाइट करता। एक ही हेडिंग कैसे संभव है? जैसे सारे अखबार एक ही जगह, 2 मिनट में खत्म, एक ही जगह बन रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री ने स्वयं ये कहा, क्या कहा? कि मेरी सरकार इस साल ही नहीं, आने वाले 5 साल 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देगी। एक तरफ आप डिनाई कर रहे हो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की बदनामी हुई है, वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है, आप ऐसा कह रहे हो। और स्वयं प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं आने वाले 5 साल में अनाज और चावल मुफ्त में देने वाला हूं। ये तो एग्री करने का मामला हुआ कि भारत में भूखमरी और गरीबी है, प्रधानमंत्री ने स्वयं माना। हमारे लोगों ने पूछा नरेंद्र मोदी को, पीएमओ को, कि नरेंद्र मोदी ने 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था, उसका कोई पार्लियामेंट में ऑर्डर निकाला था क्या? उसको मान्यता मिली थी संसद की? क्या उसके लिए कुछ फंड का एलोकेशन किया था? उधर से जवाब आया ये सब फेकम फाक है, इसका कोई ऑर्डर नहीं निकला है, इसके लिए कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ। और उनके दूसरे साथी ने कहा वो तो जुमला है।
तो ये भी एक जुमला है कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है। अगर आप 15 लाख रुपए देने वाले थे, ऐन वक्त पर आपने कहा जुमला है, तो भारत का सत्यानाश होने वाला है। और अगर भारत को बचना है, तो भारत की डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचना है, तो जनता को अब सड़क पर उतरना होगा, क्योंकि अब पानी सिर के ऊपर बह रहा है। इसके अलावा हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं भारत में क्रांति नहीं होती है। भारत में क्रांति इसलिए नहीं होती क्योंकि एक वर्ग में गुलाम होता तो तुरंत आजाद होते, जैसे व्हाइट ब्लैक। भारत में 6,500 जातियों के टुकड़े में बटे हुए लोग हैं। इतने टुकड़े, उन सभी टुकड़ों को इकट्ठा करने का काम संविधान में शेड्यूल कास्ट 1703 जातियां, शेड्यूल टाइप 800 कम्युनिटी और 4,500 लगभग ओबीसी है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज है। इन लोगों को संविधान के द्वारा इकट्ठा करके अधिकार दिया। जब संविधान ही खत्म कर दिया जाएगा, आने वाले समय में हमारे लोगों का भविष्य क्या होगा? तो कुत्ते बिल्ली की तरह जीने में कोई गर्व नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर का वो कोटेशन मुझे याद आता है, और वो कोटेशन ये है कि आपको कोई गुलाम बना रहा है, ये उसका इंटरेस्ट है, मगर आप उसकी गुलामी को स्वीकार क्यों कर रहे हो? इसके लिए आप जिम्मेदार हो। गुलामी को अपनाना, गुलामी को मान्यता देना, इससे बड़ा कोई बड़ा पाप नहीं हो सकता। इसके खिलाफ हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से ऑल इंडिया में इसका अभियान करेंगे। और जो प्रोटॉन विंग है टीचर्स और प्रोफेसर्स लोगों का, ये अगर, और IIIS भी, अभी प्रोफेसर्स लोगों का भी जॉब खतरे में है, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो GR बनाया, इसके खिलाफ हम जल्द ही आंदोलन की घोषणा आज ही मैं करता हूं, और इसकी आंदोलन की कार्रवाई हम लोग करेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल निवासी।